फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, जो कि 9th की फिजिक्स का सेकंड चैप्टर है। ठीक है, तो हम इसमें क्या पढ़ेंगे, फोर्स और लॉज ऑफ मोशन के बारे में। चलिए हम लोग शुरू करते हैं हमारा टॉपिक फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो हर बार मेरा एक कहानी रही है कि हर बार मैं चैप्टर को उसके नाम से ही शुरू करता हूं। तो यहां पर चैप्टर का नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो हर बार भाई मेरा टर्म जो रहा है वो चैप्टर का पहला टर्म रहा है, यानी फोर्स। तो फोर्स क्या होती है? फोर्स इज अ पुश और अ पुल दैट चेंजेस और ट्राई टू चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब ये स्टेट क्या होती है सर? ये स्टेट क्या होती है? तो स्टेट मतलब होता है मोशन ऑफ रेस्ट, यानी स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। मतलब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो सकता है या तो मोशन में हो सकता है। यहां सॉलिड लिक्विड गैस तो स्टेट नहीं होती है। ठीक है, अब क्या होता है, फोर्स एक ऐसी चीज है जो पुश और पुल होती है, जो किसी भी ऑब्जेक्ट की या तो स्टेट को चेंज कर देती है या तो उसको चेंज करने की कोशिश करती है। जैसे दीवार है, मैं इसकी स्टेट को चेंज करने की कोशिश कर रहा हूं पर चेंज नहीं हो पा रही क्योंकि इसको ग्रेटर इंटेंसिटी ऑफ फोर्स चाहिए। ठीक है, तो ये है हमारी फोर्स। चले यहां देखते हैं, अब फोर्स की यूनिट के बारे में पढ़ते हैं कि फोर्स की यूनिट क्या होती है। तो फोर्स की ऐसा यूनिट होती है न्यूटन। जिसको हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। फोर्स की सीजीएस यूनिट क्या होती है? फोर्स की सीजीएस यूनिट होती है डाइन। अब इन दोनों में रिलेशन क्या होता है? तो इनमें रिलेशन होता है 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 5 डाइन्स। ये होता है रिलेशन। अब भाई फोर्स कैसी क्वांटिटी होती है? फोर्स कैसी क्वांटिटी होती है? तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ऐसी क्वांटिटी जिसको मैग्नीट्यूड तो चाहिए ही चाहिए, साथ में डायरेक्शन भी चाहिए होता है। ठीक है, तो फोर्स को मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए होता है। जैसे फॉर एग्जांपल दरवाजा है, मेरे को दरवाजा खोलना है तो 5 न्यूटन की फोर्स लगानी पड़ेगी। 5 न्यूटन की फोर्स पुल लगाना है कि पुश लगाना है, या डायरेक्शन भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो फोर्स कैसी क्वांटिटी है? फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? जिनको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए है, और फोर्स को हम लोग एफ वेक्टर से डिनोट करते हैं। तो ये थी हमारी फोर्स का इंट्रोडक्शन। बढ़ते हैं हम लोग इफेक्ट्स ऑफ फोर्स की तरफ। तो इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स मतलब फोर्स कैसे कैसे इफेक्ट जनरेट कर सकती है। तो पहला है कि फोर्स किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी गोलकीपर है, उस गोलकीपर के सामने बॉल आ रही है, गोलकीपर ने हैंड लगाया, उस पर फोर्स लगाई और वो चीज रुक गई। तो यानी फोर्स ने क्या किया? एक मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक दिया। सेकंड क्या है? किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। मतलब ये ऑब्जेक्ट है, ये स्टेशनरी पे था, हमने इस पे फोर्स लगाई और ये मूव होने लगा। तो यानी कि क्या हुआ? फोर्स ने स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करवा दिया। चलिए, जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा इंजन हमारे गाड़ी पे फोर्स लगाता है और हमारी गाड़ी को मूव करवाता है। ठीक है, अगला है फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल माही भाई है हमारे, धोनी साहब। धोनी ने क्या किया? वहां से बॉल आई, धोनी ने मार दिया छक्का। मतलब बॉल हमारे सामने आनी थी और धोनी ने क्या किया? फोर्स लगाया और बॉल स्टैंड्स में चली गई। तो यहां डायरेक्शन का चेंज हुआ। फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। स्पीड मतलब जैसे फॉर एग्जांपल वही धोनी का एग्जांपल लेते हैं, बॉल आई, धोनी ने उसको डबल की स्पीड से बाहर स्टेडियम के भेज दिया। तो ये था। अब आखिरी इफेक्ट होता है फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप एंड साइज को चेंज कर देता है। जैसे भाई धोनी जी मार मार के बॉल की शेप का चेंज कर देते हैं, है ना। या फिर हमारी मम्मी जो है वो आटा गूंथते समय बार बार फोर्स लगाती हैं और आटे का शेप चेंज होता है। तो ये थे इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। ये बैलेंस और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होती है? तो बैलेंस फोर्स मतलब होता है जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगने वाली सारी फोर्सेस का सम 0 होता है। सारी फोर्सेस सम को हम रिजल्टेंट बोलते हैं। ठीक है, तो जब रिजल्टेंट फोर्स 0 होती है तो उसको हम कहते हैं बैलेंस फोर्स। मतलब F1 प्लस F2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये केस हो गया हमारी बैलेंस फोर्स का। ठीक है, और यहां पर जो हमारी जितनी भी फोर्स लग रही है हमारी बॉडी पे, उसका सम 0 के इक्वल नहीं होता। यानी F1 प्लस F2
इज नॉट इक्वल्स टू 0। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, यहां पर देखते हैं, यहां पर एक 6 न्यूटन की फोर्स है और यहां पर भी एक 6 न्यूटन की फोर्स है। तो हम क्या करेंगे, हम किसी भी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे, किसी भी एक डायरेक्शन को नेगेटिव लेंगे। जैसे कि राइट, मैं मानता हूं राइट हैंड जो रहता है बहुत अच्छा रहता है, लेफ्ट हैंड जो रहता है वो हमारा नेगेटिव हैंड रहता है क्योंकि काम ज्यादा नहीं करता है। तो हम क्या करेंगे, जो भी फोर्स राइट हैंड साइड जा रही है, जो भी फोर्स राइट हैंड साइड जा रही है उसको ले लेंगे हम प्लस में, प्लस जो भी फोर्स लेफ्ट हैंड साइड जा रही है उसको हम क्या ले लेंगे, नेगेटिव में। तो यहां पर 6 माइनस 6 कितना हो गया, 0। तो ये हमारी बैलेंस फोर्स हो गई। वैसे ही यहां पर देखें, यहां पर भी एक ऑब्जेक्ट पे 12 न्यूटन की फोर्स लग रही है और यहां पर लग रही है 6 न्यूटन की फोर्स। तो क्या होगा, हमने इस साइड वाली फोर्स को पॉजिटिव ले लिया प्लस इस वाली फोर्स को नेगेटिव ले लिया, तो कितना आ जाएगा ये 12 माइनस 6 जो कि आ जाएगा 6 न्यूटन। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, 6 न्यूटन आई, मतलब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो राइट हैंड साइड जा रहा है विद द फोर्स ऑफ 6 न्यूटन। तो ये थी हमारी बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो अब हमने फोर्स का टॉपिक खत्म कर चुका है, बढ़ते हैं हमारे लॉज ऑफ मोशन की तरफ। तो हमारे न्यूटन चाचा जो हैं, जिनके सर पे एप्पल गिरा था, उनने 3 लॉज ऑफ मोशन दिए थे। पहला था फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप क्या करें, आप बाल्टी के अंदर बैठे और बाल्टी को खिसकाना चाहें तो आप उसको नहीं खिसका सकते। क्यों? क्योंकि आप बाल्टी के लिए इंटरनली हैं, तो आप इंटरनल फोर्स लगा रहे हैं। आप बाल्टी के लिए उसकी खुद की बॉडी है और आप खुद से ही फोर्स लगा रहे हैं, तो आप इंटरनल फोर्स लगा रहे हैं। तो इंटरनल फोर्स कभी भी कोई चेंज नहीं लाती किसी बॉडी में। पर जब आप बॉडी के बाहर जाते हैं और फिर फोर्स लगाते हैं तो आप एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, मतलब आप बाल्टी के लिए दूसरी बॉडी है और आप उस पर फोर्स लगा रहे हैं तो बाल्टी मूव होगी। ठीक है, तो यहां पर न्यूटन ने यही कहा था कि इफ अ बॉडी इज इन रेस्ट इट विल बी एट रेस्ट, इफ अ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन इट विल कंटिन्यू इट्स यूनिफॉर्म मोशन अनटिल एंड अनलेस एनी एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड। जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे हम कार में सफर करते हैं, तो जब कार मान लीजिए रुकती है तो हमें क्या होता है, आगे का जर्क लगता है, और जब कार एकदम से चलती है तो पीछे का जर्क लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्या होता है, जब कार रेस्ट में है तो हम उसमें बैठते हैं तो हम भी रेस्ट में होते हैं, तो हमारी बॉडी को रेस्ट की आदत होती है, मतलब हमारी बॉडी की ओरिजिनल स्टेट क्या होती है, रेस्ट। अब क्या हुआ, हमारी कार चलने लगी तो क्या होता है, हमारी जो नीचे वाली बॉडी है वो कार के कांटेक्ट में है, वो कार के साथ मूव होने लगेगी, पर हमारी बॉडी ऊपर की अभी भी रेस्ट में है, तो वो चाहेगी मैं रेस्ट पे ही रहूं, तो क्या होगा, उसको एक बैकवर्ड जर्क लगेगा। सिमिलरली जब कार रुकती है तो क्या होता है, यहां पर कार रुकती है तो यहां पर हमारी जो नीचे वाली बॉडी है वो कार के साथ रुक जाती है, पर हमारी ऊपर वाली बॉडी अभी भी चाहती है कि मैं मोशन में रहूं, इसलिए हमें एक फॉरवर्ड जर्क लगता है। तो ये है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। बढ़ते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया की ओर। तो फर्स्ट लॉ के अंदर ही आता है एक टर्म इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया को हिंदी में जड़त्व कहते हैं। इनर्शिया होता क्या है? तो इनर्शिया मतलब होता है, सुनिए, इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय विच इट कैन रेजिस्ट इट्स ओरिजिनल स्टेट। मतलब हर कोई चाहता है मैं अपनी ओरिजिनल स्टेट में ही रहूं। अगर मैं सो रहा हूं, भाई ठंडी है, सो रहा हूं, तो मैं सोता ही रहूंगा, मेरे को उठना पसंद नहीं है। फिर क्या होता है, फिर मम्मी आती है और जोर का फटका मारती है, फिर हम उठते हैं। तो भाई यहां भी क्या होता है, यहां भी एक्सटर्नल फोर्स चाहिए किसी बॉडी को उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए। तो भाई सुनिए, इनर्शिया मतलब होता है उसकी प्रॉपर्टी, बॉडी की प्रॉपर्टी की, मतलब कोई भी बॉडी अपनी प्रॉपर्टी को रेजिस्ट करती है, यही इनर्शिया होती है। और इनर्शिया डिपेंड होता है उस बॉडी के मास पे। मतलब इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। मतलब इनर्शिया किसी भी बॉडी के मास पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर मास बढ़ेगा तो इनर्शिया भी बढ़ेगी, मतलब उसकी प्रॉपर्टी बढ़ेगी उसकी ओरिजिनल स्टेट को रेड्यूस करने की। जैसे फॉर एग्जांपल एक कार है, उसको मैंने पीछे खींचा तो वो आगे बढ़ेगी। अब मैंने इसे फिंगर लगा दी तो क्या होगा, वो कार रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि उस बॉडी का मास कम है, तो मैं उसकी स्टेट को मतलब आसानी से स्टेट चेंज कर सकता हूं। मैं थोड़ा बाइसिकल पे आऊंगा तो बाइसिकल का मास और ज्यादा है, तो मेरे को और ज्यादा
फोर्स लगेगी उसको चेंज करने के लिए। पर मैं चाहूं कि ट्रेन के सामने खड़ा हो जाऊं तो क्या होगा? तो यहां पर क्या होगा, ट्रेन जो है मेरे को उड़ा देगी, उसकी स्टेट को तो मैं चेंज नहीं कर पाऊंगा क्योंकि उसका मास बहुत ज्यादा है, मतलब उसकी इनर्शिया बहुत ज्यादा होगी, और इनर्शिया बहुत ज्यादा है तो उसको बहुत ज्यादा फोर्स लगेगी अपनी ओरिजिनल स्टेट को रेजिस्ट करने के लिए। समझ रहे हो? तो ये था हमारा टॉपिक इनर्शिया। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो अगला टॉपिक है हमारा मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? तो मोमेंटम होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो मोमेंटम को हम लोग डिनोट करते हैं P से, और क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी होती है इसलिए इसके ऊपर एक वेक्टर साइन लगा देंगे, तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं P वेक्टर से। और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड तो रहता ही रहता है, साथ में डायरेक्शन और जुड़ जाता है। ठीक है, तो यहां पर हमारा क्या होगा, मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी, ये हमारा मोमेंटम होता है। अब मोमेंटम की यूनिट हम रटेंगे नहीं, हम बनाएंगे। तो बनाए कैसे सर? हमको बनानी आती नहीं है। चले, तो यहां पर क्या होगा, मास इंटू वेलोसिटी है। मास का यूनिट क्या होता है? केजी, इंटू वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर मोमेंटम की यूनिट क्या हो गई? एसआई, केजी मीटर पर सेकेंड, ये हो गई इसकी एसआई यूनिट। अब सीजीएस यूनिट क्या होगी? ये एसआई यूनिट हो गई। अब सीजीएस यूनिट क्या होगी? तो मास की सीजीएस यूनिट होती है ग्राम, और वेलोसिटी की सीजीएस यूनिट होती है सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहां पर क्या होगा, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड क्या हो गई, ये हमारी मोमेंटम की यूनिट हो गई। अच्छा, एक न्यूमेरिकल परफॉर्म करते हैं। किसी बॉडी है, उसका मास है 5 kg और वो 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से चल रही है। ठीक है, तो यहां पर मास कितना है 5 kg, वेलोसिटी कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास कितना है 5, वेलोसिटी कितनी है 2, तो ये कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगा हमारा मोमेंटम का न्यूमेरिकल। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो आते हैं न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पे। न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। सर ये क्या होगा? सुनिए, तो चेंज मतलब क्या होता है? चेंज मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पहले आते थे 10 मार्क्स, अब आने लगे 60 मार्क्स, आपका वीडियो पढ़ के नॉलेज प्रोटोकॉल का। तो यहां पर क्या हुआ, मेरे में कितने का चेंज आया? तो मेरे पहले आते थे 10 मार्क्स, अब आने लगे 60 मार्क्स, तो चेंज क्या होगा मेरा 50 नहीं 60 माइनस 10 यानी कि 50 हुआ। तो यहां पर क्या हुआ, 60 मेरे फाइनल मार्क्स थे, 10 मेरे इनिशियल मार्क्स थे, तो 60 माइनस 10 मतलब फाइनल माइनस इनिशियल हुआ। तो ये होगा चेंज। चेंज क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। अब रेट ऑफ चेंज क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। मतलब कोई भी चेंज हो रहा हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज। तो यहां पर क्या होता है, न्यूटन का सेकेंड लॉ कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा? तो चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम, ये हो गया रेट ऑफ चेंज, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? फोर्स के। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। चले अब यहां देखते हैं स्टूडेंट्स, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टी, मतलब टाइम। चले अब बेटा सुनिए, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी होता है। अब स्टूडेंट मास इंटू वेलोसिटी होता है, तो मास तो चेंज हो नहीं सकता है, मास तो चेंज हो नहीं सकता। फाइनल मोमेंटम में मास इनिशियल फाइनल तो हो नहीं का भाई। कोई भी बॉडी अगर यहां से वहां मूव हो रही है तो उसका मास इनिशियल और फाइनल नहीं हो सकता। मैं यहां से स्कूल गया या कहीं पर भी गया तो मेरा मास वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। चेंज क्या होगी? वेलोसिटी। तो हम लोग इनिशियल वेलोसिटी को बोलते हैं u, फाइनल वेलोसिटी को बोलते हैं v। तो फाइनल मोमेंटम क्या होगा? फाइनल मोमेंटम होगा मास
इंटू फाइनल वेलोसिटी मतलब v, इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी मतलब u अपॉन t। बेटा कभी मास चेंज नहीं होता, सिर्फ वेलोसिटी चेंज होती है। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। चले, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, m को कॉमन निकालिए तो v माइनस यू अपॉन टी। चले, अब स्टूडेंट्स v माइनस यू अपॉन टी कहीं देखा था, तो हमने पिछले चैप्टर में देखा था v माइनस यू अपॉन टी जो है वो होता है हमारा a, मतलब एक्सेलरेशन। तो यहां पर क्या हो जाएगा, हमारा फोर्स हो जाएगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू ए। इस v माइनस यू अपॉन टी की जगह लिख सकते हैं a। अब बेटा ये तो जिंदगी में सर सॉल्व नहीं किया हमने, इसको क्या करें, जिंदगी में कभी सॉल्व ही नहीं किया हमने ये साइन, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा जो रोज का साइन है वो लगाना पड़ेगा। तो स्टूडेंट सुनिए, हम रोज का साइन तो लगा देंगे, पर अगर रोज का साइन लगाते हैं तो यहां पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इंटू करना पड़ता है, जो कि होता है k। तो हमने k एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इंटू किया, ठीक है। अब इस k की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे, तब इस k की वैल्यू निकलेगी, और यहां k की वैल्यू 1 निकली। तो F इज इक्वल्स टू m इंटू ए, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो फोर्स के दो फॉर्मूले होते हैं, सुनिए, दो नहीं होते, एक ही होता है, पर हम दो बना देते हैं। पहला होता है F इज इक्वल्स टू m इंटू ए, दूसरा होता है F इज इक्वल्स टू m v माइनस यू अपॉन टी। तो ये दो फॉर्मूले हैं, हमारे न्यूमेरिकल को करने के लिए हम बना देते हैं। तो हम लोग एक न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो यहां पर क्या हुआ, हमारा एक ऑब्जेक्ट है जो कि 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी चल रहा था। फाइनली सामने कुत्ता आ गया और उसने ब्रेक मार दिए। ब्रेक मारने के बाद हमारी गाड़ी रुक गई, मतलब हमारी वेलोसिटी 0 हो गई, और इसको रुकने के लिए 2 सेकेंड लगे। इसको रुकने के लिए 2 सेकेंड का वक्त लगा, मतलब हम लोग कैसे कितने की वेलोसिटी चल रहे थे, तो 20 की। तो 20 हमारा क्या हो गया, u, मतलब पहले वाली वेलोसिटी। और फिर हम कितने की वेलोसिटी पे आ गए, तो फिर हम 0 की वेलोसिटी पे आ गए। तो 0 क्या है, v, मतलब बाद वाली वेलोसिटी। और रुकने में कितना टाइम लग गया, भाई ऐसा तो नहीं होता कि भाई अब भी ब्रेक मारा अब भी रुक गया, बिल्कुल नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर ये होगा t, चले, और यहां पर ये 500 kg क्या है, 500 kg हमारा मास है। तो हमारे को भाई दो फॉर्मूले है, F इज इक्वल्स टू m इंटू ए, F इज इक्वल्स टू m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी। तो वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि हाँ v u सब कुछ दिया है, t a में भाई कुछ नहीं दिया, एक्सेलरेशन तो दिया नहीं है, तो हम वो दूसरा वाला यूज करेंगे। तो यहां पर फॉर्मूला होगा F इज इक्वल्स टू m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी। तो F इज इक्वल्स टू m कितना है, m है यहां पर 500, v कितना है 0, u कितना है 20 अपॉन t, t कितना है, सॉरी t कितना है 2। तो F इज इक्वल्स टू 500 माइनस 20 अपॉन 2, 2 1 2, 2 10 यानी माइनस 10। तो यहां पर F कितना आ गया, F आ गया माइनस 5000 न्यूटन। तो स्टूडेंट्स इससे मतलब हमें यह आता है कि हमारी जो गाड़ी है जो 2 सेकंड में रुकी है, हमारे ब्रेक्स ने 5000 न्यूटन की फोर्स को अप्लाई किया है, तभी ये गाड़ी 2 सेकंड में रुक पाई है। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो स्टूडेंट्स हमारे सेकंड लॉ ऑफ मोशन के एप्लीकेशंस क्या है, तो आपने देखा होगा कि जब भी कोई भी एक हमारा फील्डर कोई भी बॉल को कैच करता है, तो कैच कैसे करता है, ऐसे नहीं, वो क्या करता है, कैच जब करता है तो थोड़ा सा हाथ नीचे झुका लेता है। क्यों झुका लेता है, क्योंकि भाई यहां पर हमने देखा है, यहां पर हमारा फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी इंटू एम। तो यहां पर स्टूडेंट्स देखिए, यहां पर ये t जो है ये डिनोमिनेटर में, मतलब t जितना बड़ा होगा हमारा आंसर उतना ही छोटा आएगा। तो भाई आप खुद सोचिए, हमारा जो फील्डर है वो नीचे कर रहा है हाथ, क्यों, क्योंकि हमारे मतलब हाथ पे जो बॉल आ रही है उसको कैचिंग करने में टाइम ज्यादा हो रहा है, कैच करने का टाइम ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, यहां पर ऑल ओवर फोर्स जो रहेगी वो रिड्यूस हो जाएगी और हमारे हाथ पे इंपैक्ट कम पड़ेगा। तो ये था एप्लीकेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। बढ़ते हैं हम लोग थर्ड लॉ ऑफ मोशन की तरफ। तो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं हमारे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन आपने सुना ही होगा, जैसे को हमारी हिंदी में कहावत है, जैसे को तैसा, मतलब एवरी एक्शन हैज इट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब हर एक एक्शन का एक इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है, और वही होता है हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन।
जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप अगर देखें तो बंदूक अगर चलाएं, जब मैं कुछ मतलब 14 साल का था या 12 साल का था, तब मैंने असली बंदूक चलाई थी, जब मैं एनसीसी कैंप में था। तो क्या हुआ, जब मैं गन चलाया तो मेरा जो मतलब गोली का झटका है वो मेरे को पीछे तरफ लगा। क्यों? क्योंकि गोली आगे तरफ निकली और उसका जो झटका है, मतलब उसका जो रिएक्शन फोर्स है वो हमें बैकवर्ड लगेगा। या फिर हम बोल सकते हैं जब रॉकेट उड़ता है तो क्या करता है, वो बहुत सारी फोर्स नीचे लगाता है। क्यों भाई, ऊपर जाना है उसको तो ऊपर फोर्स लगाओ, नहीं, जब वो नीचे फोर्स लगाएगा तो ग्राउंड उस पर अपोजिट फोर्स लगाएगा और तभी रॉकेट ऊपर बढ़ेगा। तो ये न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। ठीक है, अब न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बाद यहां पर एक छोटा सा टॉपिक आता है हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो हम लोग देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बोलता है कि मोमेंटम कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, कैन नॉट बी क्रिएटेड, या कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। मतलब ना ही मोमेंटम को हम बना सकते हैं, ना ही मोमेंटम को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मोमेंटम सिर्फ शिफ्ट होता है, मतलब चेंज होता है। मतलब जितना हमारा मोमेंटम फाइनल में है उतना ही हमारा मोमेंटम इनिशियल में होगा। मतलब फाइनल मोमेंटम इज इक्वल्स टू इनिशियल मोमेंटम, ये इसका स्टेटमेंट है। हमेशा याद रखना, इस पे बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक न्यूमेरिकल को करके देखते हैं। तो स्टूडेंट्स ये न्यूमेरिकल है, ये हमारा वीडियो का लास्ट पार्ट है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा न्यूमेरिकल है। इसमें क्या दिया है, अ गन ऑफ मास 5 kg कंटेन्स अ बुलेट ऑफ 20 grams fired at a velocity of 200 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द रिकॉइल वेलोसिटी। रिकॉइल वेलोसिटी मतलब जब गन पीछे हटती है तो उस हटने की वेलोसिटी को निकालना है हमें। ठीक है, तो यहां पर क्या है, यहां पर हमें मास ऑफ गन कितना दिया है, मास ऑफ गन दिया है 5 kg। मास ऑफ बुलेट कितना दिया है, मास ऑफ बुलेट दिया है 20 grams। इस ग्राम्स को केजी में कन्वर्ट कर लो, 20/1000, ये कट गया, मतलब कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/50 कुछ, मतलब केजी। फिर वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितना है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट है 200 मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट्स क्या हुआ, अब यहां देखें, यहां पर भी इनिशियल कंजर्वेशन मोमेंटम लगेगा, मतलब इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो देखते हैं पीआई मतलब इनिशियल मोमेंटम क्या होगा। इनिशियली जो गोली है वो बंदूक के अंदर ही थी, मतलब दोनों का मास ऐड हो जाएगा, मतलब मास ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ गन, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। और दोनों किसकी वेलोसिटी पे चल रहे थे भाई, तो दोनों तो रेस्ट पे थे, तो यानी इनकी वेलोसिटी जीरो होगी, मतलब मास इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी जीरो है। चले, तो इनिशियल मोमेंटम कितना आ गया, इनिशियल मोमेंटम आ गया 0। चले, अब आते हैं हम लोग फाइनल मोमेंटम पे। तो फाइनल मोमेंटम क्या होगा, सुनिए। तो फाइनल मोमेंटम में क्या होगा, फाइनल मोमेंटम में बंदूक ने गोली को फायर कर दिया, मतलब हमारा मोमेंटम ऑफ गन प्लस मोमेंटम ऑफ बुलेट अलग अलग निकलेगा। चले, तो मोमेंटम ऑफ गन क्या होगा, तो मास ऑफ गन इंटू वेलोसिटी ऑफ गन। वैसे ही मोमेंटम ऑफ बुलेट क्या होगा, मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। चलिए, मास ऑफ गन कितना है, मास ऑफ गन तो 5 kg है। वेलोसिटी ऑफ गन कितना है, तो भाई वही तो रिकॉइल वेलोसिटी होगी ना, वही तो पीछे हटी थी, तो हम उसको VG लिख देंगे। चले, प्लस मास ऑफ बुलेट, मास ऑफ बुलेट कितना है 1/50 इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितना है 200। चले, अब यहां पर क्या होगा, 50 1 50, 54 जा, तो क्या जाएगा ये 5 VG प्लस 4, ये हमारा हो जाएगा फाइनल मोमेंटम। अब हमें पता है बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो बाय कंजर्वेशन मोमेंटम क्या हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम इज इक्वल्स टू इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम बराबर हो जाएगा। फाइनल मोमेंटम कितना है, फाइनल मोमेंटम है 5 VG प्लस 4, इनिशियल मोमेंटम कितना है 0, तो ये वहां जाएगा। तो 5 VG इज इक्वल्स टू -4 और VG इज इक्वल्स टू -4/5। ठीक है, तो हमारा VG कितना आया, -4/5 मीटर पर सेकेंड, और यही हमारी इक्वल वेलोसिटी है। माइनस में क्यों आई, क्योंकि गोली इस तरह चलती है और बुलेट गन पीछे हटती है। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर लॉज ऑफ मोशन। आपको अच्छा लगा हो तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करेगा और हमको ऐसे ही एनकरेज करते रहिएगा हमारे नए वीडियोस के लिए। तो बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।